Hello everyone, can you hear me? Yes sir, good afternoon sir. Elevation in boiling point में कहाँ तक हुआ था? लास्ट पॉइंट क्या लिखवाया था? सर कि डेल्टा टीबी केल्विन और सेल्सियस में जो वैल्यू थी। हाँ, बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। अब अगर 180 ग्राम of glucose dissolved in 1 kg of water, calculate the boiling point of solution if the value of Kb for water is 0.5 Kelvin kg per mole। बताइए, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन लिख लिया सारे लोगों ने? हेलो एवरीवन, क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। वेरी गुड। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैंने क्या कहा, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू एन। ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉर्मल है, कोई वन टॉप फैक्टर की जरूरत नहीं है बस। तो हम पहले डेल्टा टीवी निकाल लेंगे। केबी आपके पास क्या है? 0.52। मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास। मास ऑफ सॉल्वेंट 1, डेल्टा टीवी 0.52 आया। अब यहाँ पर केल्विन भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, बतवा बराबर। हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं, क्या बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन, इट इज फर्दर रिटन एज T माइनस T नॉट 0.52। T निकालना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, अगर आप 100 में लेते हैं तो आंसर डिग्री सेल्सियस, चूंकि ये T अकेला है तो 100.052 सॉरी 100.52 डिग्री सेल्सियस। अगर आप यहाँ पर केल्विन में ले सकते हैं तो आप क्या ले सकते हैं बताइए? 373.52 केल्विन। बतवा बराबर है कि नहीं, जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन। यस सर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको मोलालिटी आना चाहिए। मोलालिटी का डाटा रखने आ गया, आपको सब कुछ आ गया। सर वो केबी इंटू एम हुआ ना? केबी इंटू एम ही तो है, स्मॉल एम। केबी इंटू एम स्मॉल एम। मोलालिटी क्या पूछ रहे हैं आप? अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सर, वो एक्चुअली मेरे को सॉरी। लिख लिया? यस सर, लिख लिया।
1 मोलल लिख लीजिए, 1 मोलल ऑफ एन aqueous solution, 1 मोलल। और 10 नंबर लिख करें। तो डेल्टा टीवी का क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जल्दी बताइए आप लोग। KB into M, I KB into M। हाँ, I इंटू के बी इंटू एन। तो हम अब एक I निकाल लेंगे, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। अल्फा 0.25 है, पार्टिकल 5 है, कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। आई जल्दी बताइए। यस सर। अब आपको डेल्टा टीबी है, I2 है, केबी 0.52 है, मोलालिटी 1 है। देखिए डेल्टा टीबी आपको आ गया इतना। अब टी माइनस टी नॉट है, सारा कैल्विन में आंसर है, इसका मतलब टी माइनस 373 ले लीजिए, 1.04 टी सेकंड टू कितना हो जाएगा? 374.04। हाँ, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखिए यही इसी तरह के क्वेश्चन सब आएंगे, कोई इसमें ये नहीं है। क्लियर है? चलिए। यस सर। हाँ, अब हम डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट करते हैं तो फिर हम ज्यादा न्यूमेरिकल कराएंगे, क्योंकि दोनों के न्यूमेरिकल में आपको किसी एक की न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिए, दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा। लिख लिया था सारे लोगों ने? बताइए। यस सर। आसिया आपने लिख लिया? यस सर। लिख लिया? हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस सर। आसिया लिखा? आपको मैं कह रहा हूँ, आपने लिखा? यस सर, लिख लिया। टॉपिक डालिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों के में से किसी एक के न्यूमेरिकल पर खूब प्रैक्टिस कीजिए, दोनों का न्यूमेरिकल एक ही नेचर का है। अब डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग को डेल्टा टीएफ से करेंगे। अब आइए, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of liquid becomes
इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ corresponding सॉलिड। जैसे ये तो मालूम है कि एट विच वाटर फ्रीजेस corresponding सॉलिड, यहाँ पर दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो, इक्विलिब्रियम पे रहे, इस कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। इसलिए आपने 9th 10th में ट्रिपल पॉइंट पढ़ा होगा ना, वो पॉइंट जहाँ पर लिक्विड सॉलिड गैस सब इक्विलिब्रियम पर होता है। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर पढ़ा है? हेलो, नाम सुना है? Yes, sir. अरे यार कोई नहीं बोल रहा हो तुम लोग। हर्षित, खसपेल, स्वस्ति, आसिया, सबको समझ में आ रहा है? तो देखिए सारे लोग Yes, ध्यान sir. दें। Yes, sir. हाँ, तो फ्रीजिंग पॉइंट इसी को कहते हैं कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग सॉलिड। मतलब अगर लिक्विड आइस में कोई भी सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो ये अपने वेपर प्रेशर को कम करेगा, कम करके जब भी इसके बराबर आएगा, उसका जानते हैं वेपर प्रेशर 0 होता है, तभी ये फ्रीज करेगा। मॉलिक्यूल करीब आना चाहिए, वो करीब आने के लिए जरूरी है कि वेपर प्रेशर कम हो। अब कम होते होते जब इसका वेपर प्रेशर दोनों के बराबर हो जाएगा तो वहां पर वो फ्रीज हो जाएगा। बॉयल का मतलब एट विच वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर है फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सॉलिड। अगर आप इसको ग्राफ से सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट को, नॉट डेप्रेशन, सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट को अगर आप ग्राफ से समझना चाहें तो देखिए ये लिक्विड, वही मैंने ट्रिपल पॉइंट से आपको, मान लीजिए ये आपके पास लिक्विड है, ये आपके पास सॉलिड है। अब सॉलिड को ये भी कह सकते हैं फ्रोजन सॉल्वेंट। बताइए फ्रोजन सॉल्वेंट का क्या मतलब हुआ? सॉलिड ही है, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, अब देखिए यहाँ पर देखिए दोनों का वेपर प्रेशर बराबर है, तो जिस पॉइंट पर, जिस पर वेपर प्रेशर बराबर हो इसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये जो टेम्परेचर हुआ, यहाँ पर जो टेम्परेचर हुआ यही फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। यहाँ पर लिक्विड देखिए अपने वेपर प्रेशर को कम करते 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 सॉलिड के बराबर ले आया। इस पॉइंट पर वो लिक्विड फ्रीज हो जाएगा, फ्रोजन सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखिए तो सारे लोग। डन सर। गुड। अब आइए, अब हम एक प्रैक्टिकल बात आपको बोलते हैं, आप सारे लोग सुनिएगा, समझ कि नहीं, उसके बाद आप बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। पहले लिख लिया आप सारे लोगों ने, तब बताइए, खासकर आसिया। Has everyone completed this slide? Yes, sir. Good. अब सुनिए, आप एक बात कीजिए, पहले 5 मिनट अच्छे से सुनिएगा। मान लीजिए आप ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड लीजिए, आप सबके घर में फ्रीजर होगा, और आप इसको आधा घंटा या 60 मिनट्स के लिए रख दीजिए। टेम्परेचर तो लिखा रहता है, तो आप देखिएगा 1 घंटे के बाद ये फ्रीज हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। अरे बोलिए ना, वाटर फ्रीज हो जाएगा ना? देखिए कोई बोल ही नहीं Yes, रहे, sir. वाटर फ्रीज। Yes, sir. अच्छा, आप क्या कीजिए, दूसरा एक्सपेरिमेंट, उसी वाटर में आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दीजिए, जैसे NaCl, यूरिया, या आपको लगे गिट्टी, बालू, कुछ भी रख दीजिए आप। अब फिर उसको 60 मिनट के लिए ही, जिस टेम्परेचर इस पर फ्रीज किया उसी पर फ्रीज कीजिए, 60 मिनट के बाद देखिए। ये नहीं जितना टाइम है उतना इसमें भी लिया, जितना टेम्परेचर यहाँ फ्रीज पर उतना ही मेंटेन किया। तो आप ये देखिएगा, यहाँ पूरा का पूरा लिक्विड फ्रीज नहीं होगा, कुछ फ्रीज हुआ होगा और कुछ वाटर लिक्विड के फॉर्म में रहा होगा, रहेगा। यहाँ पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पूरा का पूरा लिक्विड फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसको अपोज। मैं रीजन दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, पहले ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आपको यही पाएंगे कि यहाँ पूरा का, अगर 100 ग्राम वाटर है तो समझिए 100 का, यहाँ पर जैसे 100 ग्राम प्योर वाटर है तो पूरा का पूरा आइस में कन्वर्ट होगा, इसलिए इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा।
क्या देगा 30 ग्राम द यूरिया डिसॉल्व विद 100 ग्राम, दिस सॉल्यूशन इज कूल इतना टेम्परेचर, व्हाट मास ऑफ वाटर इज सेपरेटेड आउट एज आइस, कितना वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। तो ये लाइन इस बात को साबित किया कि अगर 100 ग्राम वाटर लीजिएगा और उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के कीजिएगा तो वो फ्रीज नहीं, पूरा का पूरा फ्रीज नहीं हो पाएगा। हाँ, पूरा का पूरा फ्रीज होने के लिए आपको टेम्परेचर और लोअर करना पड़ेगा। अगर वाटर यहाँ 0 डिग्री पर फ्रीज हो रहा था तो अब इसको पूरा का पूरा फ्रीज करने के लिए माइनस में आना पड़ेगा, इसलिए नाम है डेपरेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब डाला तो वाटर के फ्रीज करने की टेंडेंसी को घटा दिया। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब दूसरे लॉजिक से समझिए, चलिए पहले समझिए प्योर वाटर था, समझिए अच्छे से दोबारा। वाटर और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सारे लोग मिलके बोलिए। यस सर। Yes. मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग, ठीक है भाई। जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालिएगा, बताइए दोनों की सेपरेशन बढ़ जाएगी कि नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। Yes, sir. तो अब पहले अकेला था तो करीब था डिस्टेंस, नॉन वोलेटाइल डाल दिए तो बताओ फ्रीज, अब पहले आसानी से होगा, अब तो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया, तो फ्रीज होने की टेंडेंसी घट जाएगी कि नहीं, डिस्टेंस बढ़ गया Yes, नॉन sir. वोलेटाइल डालेंगे। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। यस सर। इसलिए आप कार से ड्राइव करते कश्मीर जाते हैं, आपके कार में रेडिएटर पानी है तो वो बहुत ही लो टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाता है, इसलिए उसमें एंटी फ्रीज डाल देते हैं कि वाटर के फ्रीज होने की टेंडेंसी को घटा दे। अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आएगी रोड पर आइस जम जाए, चलना मुश्किल, तो आप नमक डाल दीजिए, CaCl2 डाल दीजिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पूरे रोड पर छींक दीजिए, वो मेल्ट करना, वाटर वहां पर मेल्ट करना शुरू कर, वो आइस मेल्ट करना शुरू हो जाएगा, वो फर्दर फ्रीज नहीं होगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से फ्रीज होने की टेंडेंसी लिक्विड की घट जाती है। वाटर प्योर लीजिएगा तो 0 डिग्री पर से होगा, वही नॉन वोलेटाइल दीजिएगा तो पहली बात 0 पर फ्रीज होगा भी तो बहुत ही कम वाटर फ्रीज होगा, पूरा का पूरा वाटर फ्रीज नहीं होगा, इसका मतलब फ्रीज होने की टेंडेंसी घट है। अगर उसको आइस में फर्दर कन्वर्ट करना है, पूरा का पूरा वाटर को आइस टेम्परेचर को लोअर करना पड़ेगा, मतलब जिस टेम्परेचर पर, जैसे आप वाटर का देखिए बॉइलिंग पॉइंट 100 था, नॉन वोलेटाइल तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, वही हाल है, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया यहाँ। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर घटता है, तो लिक्विड के वेपर प्रेशर को सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर लाने के लिए टेम्परेचर शुड बी लोअर्ड, फ्रीज होने की टेंडेंसी घटेगी। इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट का घटना नंबर्स पर डिपेंड किया, जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालिएगा उतना फ्रीज होने की टेंडेंसी को घटाएगा। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो अपने घर पर भी फ्रीज में प्योर वाटर को डालिए, उस वाटर में कुछ नमक या पत्थर ईंटा जो मन में आप डाल के फ्रीज कीजिएगा, तो पूरा का पूरा फ्रीज नहीं होगा, समझा कि ना। अगर फ्रीज होगा भी तो टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। और ये डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है इस बात जो मैंने बोला, लेकिन बोर्ड में पूछ चुका है, ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, कुछ बातें एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन बोर्ड लेवल पर भी पूछा गया है कि इतना ग्राम यूरिया आपने रखा वाटर में और उसको आपने कूल्ड किया तो कितना वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन बोर्ड में आ चुका है, कॉम्पिटिशन में तो आ ही चुका है, बोर्ड लेवल में भी आ चुका है। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको बोर्ड लेवल पर आ चुके हैं, कंपटीशन में तो आ ही है। उसका वही क्वेश्चन है कि आप वाटर को फ्रीज करेंगे तो कुछ और चीज होगी, लेकिन उसी वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के करेंगे तो फिर वही पूछेगा व्हाट मास ऑफ वाटर सेपरेटेड आउट आइस। इससे ये साबित हुआ कि अगर 100 ग्राम वाटर है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के फ्रीज करेंगे तो पूरा का पूरा 100 ग्राम फ्रीज नहीं होगा। तो नेक्स्ट डालिए। हाँ, कोई डाउट है आपको? आगे बढ़ें, कोई डाउट तो नहीं है? सर आप वो स्क्रीनशॉट लें। सर मैं कह रहा था आप अच्छा, पहले का दिखा दें। अच्छा पहले का दिखा दे, अच्छा अच्छा, हाँ चलिए चलिए, हाँ ये स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? यस सर ले लिया। यस सर। दूसरा क्वेश्चन है ये आपका, दूसरा है, यस सर। तीसरा पेज है, चौथा है,
ठीक है, Yes, sir. चलिए अब लिखिए व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज, मैंने कहा था ना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उस दिन भी कहा था कि पहली दफा शुरू हुआ, हर लेक्चर में आएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। नॉन वोलेटाइल बहुत दफा आएगा। व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट, then its vapor pressure decreases, due to which vapor pressure of solvent becomes equal, अगर इसको इक्वल होना है, इक्वल टू दैट ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट, मतलब सॉलिड। बताइए टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। अरे बोलिए ना। हाइड्रोजन बॉन्ड Yes, को sir. ब्रेक कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो सेपरेशन बढ़ गया, अब उसको फर्दर फ्रीज होने के लिए, करीब लाने के लिए टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, वही है, comes at lower temperature. Therefore freezing point of solution, हो सकता है आपको रीजन के साथ पूछे, इसलिए मैं नोट्स में ये सब लिखा दिया करता हूँ आपको जानबूझकर, डिक्रीजेस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब ऑब्वियसली अब तो प्योर सॉल्वेंट तो रहा नहीं, आप तो डाइल्यूट डालें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, मिक्सिंग होने का डिक्रीजेस, इसलिए कहते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू T नॉट माइनस T, ये कहेंगे यहाँ पर। व्हाट इज द T नॉट? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पहले इसका 0 डिग्री था प्योर सॉल्वेंट, फ्रीज होने की अब ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। लिख लिया, बताइए। Yes, sir. आसिया यशवर्धन जी लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए ये जो मैंने ग्राफ बनाया था पहला वाला, तो अब ये ग्राफ बनाना और आसान हो गया। आपके पास वेपर प्रेशर है और टेम्परेचर है, ये मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड का आप, और ये आपके पास लिक्विड है, ये आपके पास लिक्विड है मतलब सॉल्वेंट है। बताइए इस पॉइंट पर दोनों का टेम्परेचर वेपर प्रेशर सेम है कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. आप देखिए, अब सुनिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, इसमें नॉन वोलेटाइल डालिएगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो ग्राफ ऊपर से नहीं जाएगा, वेपर प्रेशर कम हुआ, वही कहा गया। अब वेपर प्रेशर जब कम हुआ तो इसके वेपर प्रेशर को सॉलिड के बराबर लाने के लिए टेम्परेचर लोअर्ड हो रहा है कि नहीं, और जल्दी बोलिए हाँ या ना। पहले ये T नॉट था तो अब T हो Yes, गया, sir. देखिए कम हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए। तो आपको पेपर बनाकर ये दे देगा 1 2, तो ये लिखिएगा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, तो इसलिए ग्राफ पर कड़ी नजर होनी चाहिए बोर्ड लेवल में भी। इस दोनों के डिफरेंस को डेल्टा TF कहेंगे, T नॉट माइनस T। तो वही कहा गया कि लिक्विड की फ्रीज करने की टेंडेंसी पहले T नॉट थी, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर घटा, सेपरेशन हो गया, लिक्विड के बीच बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। अब इसको फर्दर अगर फ्रीज होना है तो देखिए देखिए फ्रीज होने की टेंडेंसी घट गई और टेम्परेचर को लोअर करना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir.
न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन किया उसी तरह इसमें भी रहेगा। हाँ, इसमें मैं क्वेश्चन के ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको भी यही करना है। अगर ये मत समझिएगा बॉइलिंग पॉइंट पर कम कराए, मैं एक को लेकर चलता हूँ, एक को कीजिए, दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा। अभी चैप्टर खत्म होने वाला है, इसके बाद एक क्लास और लगेगी, कुछ बचा खुचा होगा तो होगा, अभी लगभग खत्म। एक क्लास के बाद ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए दूसरा चैप्टर जल्दी खत्म हो गया कि नहीं, बोलिए ना हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तीसरा और जल्दी होगा। तीसरा मैं केमिकल काइनेटिक्स लूंगा, छोटा चैप्टर जल्दी खत्म होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा बड़ा है तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा दूंगा, बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा सा एक सीक्वेंस को मैं चेंज करूंगा, तीसरा से चौथे पर आ जाऊंगा। हेलो एवरीवन, पढ़ना सब है, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. लिख लिया। वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनिए, इसका फार्मूला भी उसी तरह, ये भी तो वही है, डाइल्यूट, चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमने कल बताया था डेल्टा टीवी, डेल्टा टी किस किस कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बताइए। एकदम एग्जैक्टली इसका भी फॉर्मूला वही है, देख लीजिए। एक के न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस कीजिए, दूसरा खुद ब खुद आएगा। अरे गवाही तो दीजिए। हेलो एवरीवन, ये फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और अगर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रोलाइट का पूछा NaCl, तो ये हो जाएगा I देखिए, इसलिए मैंने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर का तो अलग से कराया जाएगा, एलिवेशन में कम डिप्रेशन में ज्यादा। तो आप चाहे डिप्रेशन का करें, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के खुद क्वेश्चन होगा, बस लैंग्वेज का फर्क होगा, वहां बॉइल्स यहाँ फ्रीज वर्ड लिखा रहेगा। लिख लिया? हेलो एवरीवन। सर वो के हाँ जोर से बोलिए। के हाँ थोड़ा सब्र कीजिए, लिखाएंगे आपको। के भी बताया नहीं था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसमें बताएंगे, अभी लिख लीजिए इसको। लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. लिख लिया। टॉपिक डालिए, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसी को हम केएफ कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एग्जैक्टली उसकी डिफिनेशन उसी तरह है, डेल्टा टी, मैंने कहा एलिवेशन इन बॉइलिंग को पॉइंट को पढ़िए, मोलालिटी इज इक्वल टू 1 मोल पर केजी, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी इसी तरह लिखिए, इट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when 1 mole of solute dissolve in 1000 gram of solvent, वहां एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिखते थे, यहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सर वो कौन सा कांस्टेंट? कौन? सर वो क्रायो, उसको क्या लिखा? क्रायोस्कोपी कांस्टेंट। ओके, साइंटिस्ट।
हेलो एवरीवन, कुछ तो बोलिए सारे लोग, कमेंट तो कीजिए। लिख लिया खसपेल, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। चलिए अब नीचे नोट लिखिए। द वैल्यू ऑफ, उसी तरह द वैल्यू ऑफ केफ डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और एक फार्मूला आया था उसमें भी, इसमें भी केफ इज ये रिलेशन बहुत ही मिसलेनियस है। MAR T0 F का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन। T0 F वही है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बाकी MA तो लिखा ही दिया था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। देन सर। लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन। क्या नाम है? यशवर्धन और आसिया ने लिख लिया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर, आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है, और इसमें कुछ करना नहीं है, आपको अपने से बनाइए। मोलालिटी आना चाहिए। लिखिए सॉल्यूशन containing 30 ग्राम ऑफ यूरिया and 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज in 100 ग्राम ऑफ वाटर। आप वगैरह कैलकुलेट, उसको फ्रीज रखने के लिए, फ्रीज के लिए रख दिया गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन देखिए, आपको कुछ करना ही नहीं। केफ वाटर 1.86 केल्विन kg पर मोल। इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। मैं बेसिक से करवा रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस, बेसिक से करा रहा हूँ। इस पर प्रैक्टिस ज्यादा होगी आपकी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए स्वस्ति। सर आप इससे पहले की स्लाइड दिखा दीजिए, मेरे नेट की वजह से। अच्छा ओके ओके ओके, ये वाला? यस सर, और इससे पहले वाली भी। ठीक ठीक ठीक, ये देख लीजिए। यस सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। ये ले लीजिए। यस सर, हो गया। गुड। चलिए अब हम सारे लोग बताइए, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट? जल्दी बताइए सारे लोग मिलकर। अब नॉर्मल है कि नॉर्मल है? ये जल्दी बताइए। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में बताइए, पॉइंट ऑफ नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? जल्दी बताइए ना सारे लोग। हेलो, Normal है। और नॉर्मल है, हाँ ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इसमें 2 है, गिवन मास बाय मोलर मास प्लस गिवन मास बाय मोलर मास ग्लूकोज, तो 1 मोल हो गया। अब आप के पास डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M है। डेल्टा TF निकाल लीजिए 1.86, मोलालिटी 1 मोल 1 है, 100,000 से डिवाइड 1000 चला गया। अब आपके पास है ये 0 से कैंसिल, तो डेल्टा TF जो हो गया 18.6 केल्विन डिग्री, कुछ भी यहाँ पर यूनिट लिख सकते हैं। अब हमें T0 माइनस T निकालना है, 18.6। अगर आप वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस लिख लेते हैं
तो माइनस में आंसर आएगा t is equal to, देखिए घटा कि नहीं, घटा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से फर्क हुआ कि नहीं, जल्दी बोलिए ना। हेलो एवरीवन। यस सर। अगर आप 273 लेते हैं तो पॉजिटिव में आएगा केल्विन, 18.6 है तो t is equal to 273 माइनस ये जो आएगा वो केल्विन में आएगा। तो बहुत मैंने क्या कहा आपको, अभी देखिए अच्छे क्वेश्चन भी करिएगा ना, आपको सिर्फ मोलालिटी की वैल्यू आनी चाहिए। चलिए लिखिए सारे लोग। डन सर। वेरी गुड। अब ये एक मशहूर क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये बहुत दफा पूछा है एग्जाम में। लिख लिया? हेलो एवरीवन। लिख लिया? यस सर। अब सुनिए सारे लोग, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को लिखिए। 10 ग्राम ऑफ यूरिया dissolve in 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, दिस सॉल्यूशन is cooled up to -3 डिग्री सेल्सियस। आपसे वही पूछ रहा है, व्हाट mass of water separated out as करिए क्वेश्चन। मैंने जो अभी मिसाल भी दिया था कि वाटर में यूरिया डाल के जब आप करेंगे पूरा वही पूछ रहा है कितना आइस में तब्दील होगा, चेंज होगा। तो फिर यूरिया नॉन वोलेटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम KF इंटू एम लिखेंगे। ठीक है भाई, और इसको लिखेंगे T0 माइनस टी KF इंटू एम। सारे लोग देखिए, T0 0 डिग्री है, माइनस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, KF 1.86 है वाटर का, पिछले क्वेश्चन में लिख दिया था। मोलालिटी गिवन मास बाय मोलर मास। और आपको अच्छा 1 मिनट हो जाएगी, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। सारे लोग सुनिए, हम मान लिया कि लेट जो मास ऑफ आइस सेपरेट होगा उसको हमने मान लिया x ग्राम। अब T0 0 है, सॉल्यूशन का -3 है, 1.86 है, मोलालिटी गिवन मास बाय मोलर मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, जल्दी खुद सोचिए। मास ऑफ सॉल्वेंट ओरिजिनली कितना है, जल्दी बताइए सारे लोग। 200। इसका x ग्राम आइस में चेंज हुआ तो प्योर वाटर अब कितना बचेगा, 200 माइनस x होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। अब यहाँ पर 200 मत लीजिएगा, 200 ले लीजिएगा तो निकालना क्या, कुछ भी नहीं निकालना पड़ेगा। इसलिए याद रखिए 200 ग्राम वाटर पहले था, कूल किया तो उसका कुछ पोर्शन आइस में चेंज हुआ तो x तो पता। अब ये ग्राम में केजी में कन्वर्ट करेंगे, बस x निकाल लीजिए, दिस इज आसान। तो 200 माइनस x इज इक्वल टू 1.86 इंटू 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करने के 0 से कैंसिल हो गया। अब आपके पास हो गया 3
0.62, उसको लिखेंगे 620/6। देखिए सही है। हेलो एवरीवन, यहाँ तक सही है। देखिए 1.86 into 10, हाँ 3.3। लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताइए। 200 minus x is equal to 103 minus 3, तो x is equal to 200 minus 103.3। तो वही है कि अगर आपके पास, मैंने यही कहा कि कितना आइस में चेंज हुआ, ये आपके पास हुआ 96.7 ग्राम। दिस इज द आंसर, दिस इज कॉल्ड मास ऑफ आइस। अब बताइए किसी को डाउट है? 200 में से देखिए इतना ही कन्वर्ट होगा इसमें, बाकी लिक्विड ही फॉर्म में उसी के अंदर रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए ना, कुछ तो कुछ बोलिए भाई सारे लोग। यस सर। पिछला स्लाइड सारे, पिछला स्लाइड लिख लिया था, जल्दी बताइए। अब हम स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस। अब सुनिए, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब आएगा। खुद एनसीईआरटी में बड़े शानदार क्वेश्चन हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पर, उसी के बेसिस पर आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। लिख लिया? Yes, sir. Yes sir, done. डन, वेरी गुड। Two gram of benzoic acid dissolved in 25 gram of benzene shows depression in freezing point equals to 1.62 Kelvin. Calculate the percentage association of benzoic acid which exists as a dimer in the solution. पहले लिख लीजिए आप। अच्छा अब बताइए परसेंटेज एसोसिएशन का मतलब बताइए, क्या चीज निकालना? सारे लोग मिलके बोलिए। परसेंटेज एसोसिएशन का मतलब बताइए क्या चीज निकालना है? अल्फा। अल्फा, वेरी गुड। अल्फा का मतलब ही हुआ कि भाई ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला हम प्रैक्टिस ये लॉजिक लगाएंगे कि हम आई इंटू के एफ इंटू एम करेंगे। और से सुनिए, आई इंटू के एफ इंटू एम। आपको ये दिया हुआ, यहाँ से हम आई निकाल लेंगे। आई मालूम नहीं, के एफ 4.9 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास, बेंजोइक एसिड आपके पास ये है 72, हाइड्रोजन 5, फिर कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, 120। मास ऑफ सॉल्वेंट 25 ग्राम है, 1000 से डिवाइड करें, मोलालिटी की वैल्यू पुट करने आनी चाहिए। अब आपके पास है I इज इक्वल टू 122 25 1.62 डिवाइडेड बाय 4.9
इंटू 2 इंटू 1000। चलिए लिखना शुरू कीजिए। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो चूंकि यहाँ पर एसिड है, डिसोसिएशन है, तो आई जो है ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, क्योंकि डिसोसिएशन में आई जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। अच्छा सॉरी, एसोसिएशन है ना, हाँ एसोसिएशन लिखा हुआ है, तो लेस देन 1 आएगा, वो आएगा 0.504। ये आई आ गया। एक मिनट रुकिए, आपको मैंने कहा था बेंजोइक एसिड है, अगर स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो बेंजोइक एसिड डाइमर हो गया। डाइमर का मतलब हो गया डबल हो जाना। याद है, ये सब प्रैक्टिस कराया था कि नहीं? 2 से 1 0, 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाई 2। अगर स्कूल के एग्जाम में सबको जोड़ दीजिए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 बाई 1, तो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2, 0.504। बताइए अल्फा निकल जाएगा यहाँ से, गवाही दीजिए। यस सर। हाँ 0.496, तो अल्फा आपके पास आ गया। अल्फा 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे 0.992, परसेंटेज ऑफ अल्फा पूछा है 99.2%। दिस इज आंसर। लॉजिक लगाएंगे, हमें आई मालूम होना चाहिए। आई को फर्दर हम इस तरह लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आई 1 प्लस अल्फा 1 बाई एन माइनस 1, डायमराइजेशन है 1 बाई 2 माइनस 1, बतवा बराबर है 1 माइनस अल्फा। स्कूल के एग्जाम में आएगा तो आपको ये स्टेप लेना जरूरी होगा। चलिए लिखिए सारे लोग, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, आपको मैंने इसलिए आई निकालना पहले सिखा दिया। सर एक बार क्वेश्चन निकाल। ओके ये लिख लिया सारे लोग, तो बताइए हेलो एवरीवन, क्लियर? यस सर। यस सर। आई निकालना आना चाहिए, मोलालिटी की वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, बस आपको सारा न्यूमेरिकल्स हो जाएगा। आसिया को समझ में आ रहा है? आसिया फातिमा यस सर, सब समझ आ रहा है। नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। थैंक यू। Benze, डन सर। लिख लिया है ना सब लोगों ने? जल्दी बताइए। yes sir. अब मैं ये कह रहा था कि न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना आप लोगों को?
तो आपको एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी निकालना है। क्वेश्चन लिख लिया तो बताइए। यस सर। आसिया आपने लिखा, जल्दी बताइए। हाँ, कैस्पेल आपने लिख लिया। यस सर। अच्छा, बेंजीन का कहीं पर मैंने लिखाया कि देखिए तो। अच्छा चलिए, यहाँ पर केएफ बेंजीन का 4.9। नहीं, हाँ यहाँ पर 5.1 लिख लिया। ऐसे तो लगभग वही है, इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। चलिए लिखिए। अब ध्यान दें, इस क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन है आसान। आपको ए और बी का एटॉमिक मास निकालना है। 2 इक्वेशन बनाइए, 2 पार्ट में मैं कर रहा हूँ, और से सुनो। आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 1 ग्राम। यहाँ भी मास ऑफ सॉल्यूट ये है, एक मिनट, ये है AB2, ये है AB4। पहली बात तो ये कि हम मान लेंगे एटॉमिक मास ऑफ ए जो है वो स्मॉल ए है, एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल बी है। मास ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट 20 ग्राम है। लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन। ये डेल्टा टीएफ दिया। लैंग्वेज समझ में, बाई का मतलब 2 टेम्परेचर का डिफरेंस। अब यहाँ पर आई नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। KF12 अगर इलेक्ट्रोलाइट होता, यहाँ पर अल्फा अल्फा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन होता। 2.3 है, KF 5.1 है। हमें मोलर मास AB2 का मालूम नहीं है। हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट 20 है, इंटू 1000 है। तो हम यहाँ पर MAB2 लिखेंगे 5.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 2.3। और आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अब AB2 का मोलर मास क्या लिख सकते हैं? स्मॉल a प्लस 2b लिख सकते हैं। दोनों का एटॉमिक मास ऐड करेंगे, यही आएगा। अरे बोलिए ना। यस सर। हाँ, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 5100 और सॉरी 5100 बाई 46। एक इक्वेशन इधर से बन जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लूँ, सारा स्टेटमेंट वही है। MAB4 आपको आ जाएगा 5.1 इंटू 1000 20 और वहाँ डेल्टा TF आ जाएगा 1.34। सही कह रहा हूँ? यहाँ पर A प्लस 4B इज इक्वल टू 5, ये आ जाएगा 26। कोई बोल ही नहीं रहे। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। हाँ, अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व करने से अच्छा A प्लस 2B। अरे चलिए, आप अलग अलग ही वैल्यू निकाल लीजिए, वरना आप रेशियो से तो नहीं निकाल सकते। तो 5100 को आप डिवाइड कीजिएगा, कितना आ जाए? 5100 डिवाइडेड बाई, चलिए पहले ये लिख लीजिए आप लोग सारे लोग। तो बहुत आसान है, आपको एटॉमिक मास ए पे आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा A प्लस 2B इज इक्वल टू x 10.8 और 51 डिवाइडेड बाई 26। ये A प्लस 4B आ जाएगा 196.15। बस। अब इक्वेशन नंबर 1 टू 2 को माइनस कर दीजिए, B निकल जाएगा। B निकल गया तो A निकल जाएगा। किसी को कंफ्यूजन?
हाँ लिख लिया सारे लोग, बताइए कुछ बोलिए। Yes, sir. Everyone noted down this slide. Yes, sir. हर्षित समझ में आ रहा है? स्वस्ति आपको आ रहा है समझ में? Yes, sir. खसपेला आपको आ रहा है साइंटिस्ट? यस सर। अब मैं छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ कैलकुलेशन बेस्ड, अब जल्दी इसको बना के दिखाइए सारे लोग। द डेल्टा TF of 0.001 small m aqueous solution of KX FeCN6 is 7.5 10 to the power minus 3 Kelvin. Calculate the value of X. A option 2, B option 3, C option 4, D option 1. अल्फा नहीं दिया तो ऑब्वियसली ये सॉल्ट है, तो हम अज्यूमिंग 100% आयनाइजेशन ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है KX FeCN6, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सॉल्ट पूरी तरह आयोनाइज्ड होता है, तो हमें X निकालना है। नहीं हुआ? अच्छा पहले बताइए I कितना आया, किसी का I आया? डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, सारे लोग देखिए 1 + x। अच्छा डेल्टा TF कितना दिया हुआ ये पहले बताइए। 7.5 × 10⁻³ -3। I मालूम नहीं है, I को रहने दीजिए। KF को वाटर दिया ना, एक्वा सोल्यूशन है, तो KF तो अब वाटर का वही लीजिएगा 1.86 केल्विन। जब मैं नहीं लिखूँ एक्वस वगैरह लिखा रहे तो वही लीजिए आप। हाँ 1.86 इंटू 10 to the power -3, ये तो है, ये कैंसिल। I बताइए 7.5 by 1.86 बताइए कितना आ रहा है ये? 4.03। 4.03, तो I इज इक्वल टू 4। अब बताओ अगर 4 है, गौर से सुनो, KX FeCN6 फॉर 100% आयोनाइजेशन के लिए, मैंने नहीं कहा था आपको ये एक पार्टिकल होगा, जब ये एक होगा तो ये 3 होगा, इसका मतलब X इज इक्वल टू 3, तभी तो I टोटल 4 होगा। अरे बोलो 100% होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू I होता है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हाँ Yes, sir. X इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, समझा? तो दिस क्वेश्चन इज आसान एंड इम्पोर्टेंट। ओके स्टूडेंट, अब आइए इन्होंने क्या किया है कि इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम को भी इंट्रोड्यूस किया, डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह सब भी देगा, ये खुद एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। हम आपकी एक से ज्यादा प्रैक्टिस करा देंगे, लेकिन इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब हैं, तो हर क्वेश्चन को डिस्कशन करना जरूरी है। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? यस सर। 19.5 ग्राम dissolve in 500 gram of water shows
ये मैं खुद करूँगा। मैं क्या, मैं ही तो कर रहा हूँ उस वक्त से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। याद है आने इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ा था आपने, हाँ या ना? यस सर। सुनिए अच्छे से। तो ये लिख लिया, हेलो एवरीवन? हाँ लिख लिया, बोलिए हेलो एवरीवन। लिख यस लिया? सर। तो सुनिए, सबसे पहले बात डिसोसिएशन कांस्टेंट पर पीएचडी कर लेते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट को के या के बी से डिनोट कर याद होगा, और ये होता है फार्मूला सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। याद है सबको? यस सर। आयनिक सब देखिए 11 में हर चैप्टर बहुत डिटेल में बताया गया आपको, किसी में भी सरकारी हाथ नहीं चलाया गया है। 12-12, 15-15, 16-16 क्लासेस ली गई हैं। अब देखिए यूट्यूब चैनल पर, आप लोग तो हैं ना उस पे वीडियो पे, अरे बोलिए ना। यस सर। देखिए हाँ, तो के ए सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। और हाँ एक बात और मैं बोल दूँ, पहले ये बोल देता हूँ मैं, आयनिक को आप लोग लेक्चर, पुराना लेक्चर पढ़ा हुआ है, चूंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसके बाद मैं मैं सीक्वेंसी में चलूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसकी जरूरत पड़ेगी। पीएच देकर ईएमएफ निकालना, डिसोसिएशन कांस्टेंट देकर ईएमएफ निकालना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देकर ईएमएफ निकालना। बोर्ड लेवल पर पीएच वाला है कि कंपटीशन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो ईएमएफ का क्वेश्चन है वो विदाउट आयनिक इक्विलिब्रियम को इंट्रोड्यूस किया अच्छा बनता ही नहीं क्वेश्चन। तो जब तक ये चैप्टर खत्म हो रहा है, आप 2-3 लेक्चर बस ऊपर ऊपर देख लीजिए, पूरा ये नहीं, मैं बस थोड़ा सा उसका देख लीजिए क्या थ्योरी है, पीएच कैसे निकालते हैं, पीएच का क्या फार्मूला है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्या फार्मूला है। सुन रहे हैं मेरी बातें सारे स्टूडेंट? तो यस सर। आपको और मजा आएगा इसके न्यूमेरिकल करने में। ऐसे ये सब ना भी जानेंगे तो बोर्ड लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बोर्ड लेवल का सारा क्वेश्चन होगा ना भी पढ़ेंगे। लेकिन नीट और जी एडवांस क्वेश्चन के लिए जरूरी है कि ये पढ़ लीजिए। आप पुराना लेक्चर पढ़ा हुआ उसको देख लीजिए। आप देखिए नोट्स को देख लीजिए, सबसे अच्छा तो नोट्स तो बना हुआ है ना सबका? हेलो? सर। हाँ तो नोट्स को देख लीजिए, क्या देखिएगा, हाँ नोट्स को देख लीजिए। खैर यह है, जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट का सी अल्फा स्क्वायर निकालिए तो अल्फा के लिए आई आना चाहिए। पहली बात कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर आई इंटू के एफ इंटू, हम पहले आई निकालेंगे। सारे लोग मिलके बताइए, सारे लोग, कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ बताइए क्वेश्चन में? 1। क्या 273 ऐड करूं कि ना करूं, जल्दी बोलो। नो सर। स्वस्ति ने ऐड किया होगा 273, जल्दी बताइए, झूठ मत बोले। हाँ भैया। वेरी गुड, क्योंकि डेल्टा टी एफ 2 टेम्परेचर डिफरेंस है। वाटर है, मैं ले लेता हूँ 19.5। देखिए फ्लोरोइथेनोइक एसिड को इस तरह लिखेंगे, इसलिए ये है फार्मूला ना दिया है। फ्लोरीन का 19, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3 है, 3 कार्बन 12, 32, 2 2 4 3 7 2 9 18। मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम, केजी को कन्वर्ट करेंगे ग्राम को केजी में। दिस इज आसान, 2 से ये कैंसिल, 39। माय मैथ इज स्ट्रॉन्ग। I is equal to 2 by 1.86, तो I is equal to, अब इसमें 100 से 1 से ज्यादा आएगा बिकॉज ये डिसोसिएट होगा। चलिए यहाँ तक लिखिए, तो पहला पार्ट I निकल गया। सर। आप लोग लिखना शुरू करें। एवरीवन डन? हाँ बताइए, खास पहले आपने कैलकुलेट करके कितना लाया बताइए। जसवील भाई कितना आया?
1 पॉइंट एक भी आदमी का नहीं आया, कितना आया? 1.07 1.07 हो गया। वेरी गुड, ग्रेटर देन, बस अब कुछ ही नहीं है। देखिए फ्लोरोइथेनोइक एसिड में 2 पार्टिकल है, डायरेक्ट भी बोलिए। मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको डिटेल में करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट कर लेंगे। 2 पार्टिकल है, 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, तो I is equal to 1 minus alpha plus alpha plus alpha by 1. This is आसान, अल्फा अल्फा कैंसिल, I is equal to 1 plus alpha, अल्फा is equal to 0.07। हमने अल्फा निकाल लिया। हमें कंसंट्रेशन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम गिवन मास बाय मोलर मास। वॉल्यूम कितना दिया हुआ जल्दी बताइए, वॉल्यूम दिया हुआ है कि मिसिंग है? सर दिया हुआ नहीं। क्योंकि मास दिया हुआ है तो निकाल। हाँ बोलिए, कितना दिया हुआ है? 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर है कि ग्राम है? वो मास है ना, नहीं दिया वॉल्यूम। देखिए सर नहीं दिया। सर मास से हाँ। निकालेंगे डेंसिटी का। हाँ, डेंसिटी वाटर की वन होती है, जितना वाटर का मास होगा उतना वॉल्यूम होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? पढ़ाना था 11th में। यस हेलो सर। एवरीवन, यस यस यस। सर। हाँ, ये सतर्क रहिएगा, यहाँ वॉल्यूम ने। हाँ, इस पर एनसीईआरटी का इंटेक्स और क्वेश्चन, इसके जस्ट बाद इंटेक्स का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो वो और आपका कंसेप्ट को क्लियर करेगा। अब एनसीईआरटी गैर एनसीईआरटी कुछ नहीं होता, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 39 माय मैथ इज स्ट्रॉन्ग 1/0.5। अब आंसर आ गया, k is equal to c अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो लगभग इसको हम c अल्फा स्क्वायर, मैंने बताया था नेट में कि हम लगभग ले सकते हैं। आपको शायद याद आया होगा, अब अल्लाह मालूम आपकी याददाश्त अच्छा है कि नहीं। दिस इज आसान, 35 into 10 to the power -3 -5। डू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलो। हेलो एवरीवन। यस यस सर। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहला, अच्छा ये स्टेप तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, चलिए स्टेप लिखिए। तो खुद एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसीलिए आप बिला झिझक चैप्टर के एंड पर एक एक क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन चैप्टर के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, बहुत पूरे फिजिकल में 12th में सबसे अच्छे क्वेश्चन सॉल्यूशन के एनसीईआरटी में। और जी एडवांस में सबसे फेवरेट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। 15 साल में बहुत सारे क्वेश्चन आए, इसमें से हर साल आते हैं। वो मैं तो आपको एक कल मैं आप नेक्स्ट क्लास में मुझे लिस्ट मुझे याद करा दीजिएगा, मैं जी एडवांस का फेवरेट टॉपिक भी बता दूंगा। लिख लिया तो बताइए सारे लोग। लिख लिया। बहुत अच्छे। क्या नाम है, आसिया यशवर्धन जी ने लिख लिया ये? यस सर। यस सर। थैंक यू। ये लिख, अच्छा हाँ ये तो लिख लिया था, ये लिखिए। लिख लिया? डन सर। चलिए, आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल है, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड has density 1.06 gram per ml. If acetic acid is dissolved in 1 kg of water, shows depression in
फ्रीजिंग पॉइंट 0.0205 डिग्री सेल्सियस। फिर वही चीज़ें हैं, मैं जानबूझ के दूसरा क्वेश्चन दे दिया हूँ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी के इंटेक्स का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे एनसीईआरटी में, खासकर फ्रीजिंग पॉइंट के। लिख लिया तो बताइए आप लोग। ठीक है। मेथड सारा वही रहेगा, एक लाइन की चेंज की वजह से मैं जानबूझ के नंबर कराया हूं। समझ में बात आ रही कि नहीं? हैज एवरीवन कंप्लीटेड? यस सर। अगेन देखिए, अगेन आप खुद सोचिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एन। डेल्टा टी एफ वही है 0205, आई मालूम नहीं 1.86 है मोलैलिटी। अब देखिए इस न्यूमेरिकल में मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब एसिटिक एसिड। देखिए कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से निकल जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। इसलिए क्वेश्चन को पढ़िए, ये सिर्फ किसका वॉल्यूम है? एसिटिक एसिड। सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एसिटिक एसिड है, उसी की डेंसिटी है। यही लाइन की वजह से मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया है, बाकी आपसे हो ही जाएगा। सुना? तो 0.636 60 मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg। तो I is equal to 60 into 0.0205। चलिए आप लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि अब सारा बस यही एक लाइन एक्स्ट्रा की वजह से मैंने आपको समझा दिया कि मास ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, उस एसिटिक एसिड का आपको वॉल्यूम और डेंसिटी दिया हुआ है, तो इसलिए आपको ये कराया गया। I is equal to 1.03। फिर वही बात, I is equal to, अब तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। एसिटिक एसिड है तो यहाँ पर भी अल्फा 2 माइनस 1, तो I is equal to 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा is equal to 0.03। क्लियर है कि नहीं? वही उसी मेथड से कीजिए। आगे बढ़ें। हाँ लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। अब हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, इसमें भी 60 0.636 वॉल्यूम आपके पास है, 1 लीटर, 1 kg का मतलब 1 लीटर, तो बस वही है 60 डिवाइडेड बाय 0.636। सॉरी मास कितना है? सॉरी मास कितना है? 0.63, उल्टा कर दिया मैंने, गिवन मास बाय मोलर मास। हाँ ये 0.01 आएगा। अगेन के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 0.01 0.03 का होल स्क्वायर लगभग 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आते ही ऑस्मोटिक प्रेशर शुरू करेंगे। दिस इज द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, कुछ बातें बताएंगे। चलिए ओके, नेक्स्ट क्लास ऑलमोस्ट लगभग खत्म हो जाएगा। लिख लिया सारे लोगों ने? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अच्छा, आप लोग की क्लासेस नरनी व्यू में होती भी है तो कितने बजे से होती है?